नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के इस वीकेंड स्पेशल में हम आपको पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। आज हम भारत की आत्मा कही जाने वाली हिंदी भाषा की एक बहुत बड़ी कामयाबी और नई संभावनाओं का डीएनए टेस्ट करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक पावर लैंग्वेज इंडेक्स तैयार किया है। इस इंडेक्स में वो भाषाएं शामिल हैं जो वर्ष 2050 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाएं होंगी। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको जानकर आज खुशी होगी कि आपकी अपनी भाषा हिंदी भी इस रैंकिंग में टॉप 10 भाषाओं में शामिल है। हिंदी वो भाषा है जिसने हमें और आपको एक सूत्र में बांध कर रखा है। हिंदी के शब्दों में जानकारियों को पिरोकर ही हम खबरों का आपके लिए विश्लेषण करते हैं, आपके साथ संवाद करते हैं, आपके साथ देश के सुख दुख की खबरें बांटते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल हिंदी में बात करना फैशन में नहीं है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने को लेकर हमारे अंदर गर्व की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। आपने अक्सर लोगों को गर्व से ये कहते हुए जरूर सुना होगा, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। इसे एक फैशन स्टेटमेंट मान लिया जाता है और इसी के साथ ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को बुद्धिजीवी या संभ्रांत वर्ग का मान लिया जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसकी अंग्रेजी कमजोर है तो उसे अनपढ़ मान लिया जाता है। हम इस सोच को बदलना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए हमें आपके साथ की आज जरूरत है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान मानसिक रूप से बीमार लोगों का देश बन गया है। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 5 करोड़ लोग मानसिक बीमारी के शिकार हैं और इनमें से ज्यादातर लोग इस बात को स्वीकार भी नहीं करते कि उनका दिमाग ठीक हालत में नहीं है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान में 5 लाख से ज्यादा की आबादी पर सिर्फ एक मनोचिकित्सक उपलब्ध है, जबकि पाकिस्तान में हर 3,333 लोगों की आबादी पर एक तालिबानी आतंकवादी मौजूद है। यह आंकड़ा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जिसका विश्लेषण आज आपको देखना चाहिए। और आज हम परिवार की खातिर पॉलिटिक्स छोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और परिवार की खातिर पॉलिटिक्स करते रहने वाले भारतीय नेताओं के बीच नैतिकता के फर्क का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। यह विश्लेषण न्यूजीलैंड और इटली से आई 2 बड़ी खबरों पर आधारित है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, जबकि इटली के प्रधानमंत्री ने एक जनमत संग्रह का नतीजा अपनी नीतियों के खिलाफ आने पर अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपने ये नोट किया होगा कि भारत में जनता द्वारा नकार दिए जाने के बाद भी हमारे नेता कभी राजनीति नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपने परिवार के लोगों का पॉलिटिकल करियर सेट करने में जुट जाते हैं। भारत में शायद ही किसी नेता ने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए राजनीति छोड़ी होगी। असल में हमारे राजनेता किसी भी स्थिति में राजनीति छोड़ते ही नहीं है। इसलिए ये बात आज गहरे मंथन की मांग करती है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने वालों की मदद करने वालों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्टीमेटम दिया। बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। उनको लगा था कि ठीक है मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी बचेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में सभी जेल के पीछे होंगे। जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाइयों बहनों। उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। कर्नाटक में एक हवाला कारोबारी के पास से 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट मिले हैं। आयकर विभाग ने चित्रदुर्ग और हुबली में हवाला कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी में कुल 6 करोड़ 60 लाख रुपए कैश और 32 किलो सोना और सोने की ज्वेलरी बरामद की है। हवाला कारोबारी ने ये रकम बाथरूम में बने गुप्त तहखाने में छिपा कर रखी थी। रेत कारोबारी शेखर रेड्डी के ठिकानों पर आज भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। वेल्लोर में 24 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट और मिले हैं। शुक्रवार को चेन्नई में शेखर रेड्डी के पास से 10 करोड़ के नए नोट समेत कुल 106 करोड़ रुपए और 127 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था।
ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को 14 दिसंबर तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया है। सीबीआई ने शुक्रवार को एसपी त्यागी, उनके भाई संजीव त्यागी उर्फ जूली और बिचौलिया गौतम खैतान को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। एसपी त्यागी समेत तीनों आरोपियों को आज सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। एसपी त्यागी पर हेलीकॉप्टर सौदे में शर्त में बदलाव करने का आरोप है। वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से वायुसेना की छवि पर बुरा असर पड़ा है। Very unfortunate. Such an episode has taken place. It does dent our reputation as a professional force. AIADMK प्रमुख और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद उनकी करीबी शशिकला नटराजन पार्टी की कमान संभाल सकती हैं। इस बात की जानकारी खुद AIADMK ने ट्वीट करके दी है। ट्वीट में कहा गया है कि शशिकला अब पार्टी को जयललिता के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ाएं। वहीं जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने आज पहली कैबिनेट बैठक बुलाई। तमिलनाडु कैबिनेट ने जयललिता के लिए भारत रत्न की सिफारिश की है। साथ ही संसद परिसर में जयललिता की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। तमिलनाडु कैबिनेट ने जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए 15 करोड़ की लागत से स्मारक बनाने का प्रस्ताव भी पास किया है। साथ ही MGR मेमोरियल का नाम बदलकर अब भारत रत्न डॉक्टर MGR और जयललिता मेमोरियल किया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल रहा है। दिल्ली के एम्स में सुषमा के किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी करीब 5 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सुबह करीब 9 बजे शुरू हुआ, जो दोपहर के 2 बजे तक चला। इसके बाद सुषमा को ICU में शिफ्ट कर दिया गया। जनरल एनेस्थीसिया में पूरा प्रोसीजर हुआ था, पूरी बेहोशी करके। उससे उनकी रिकवरी पूर्णतः हो गई है। परिवार वाले उनसे मिल लिए हैं। एम्स के मुताबिक सुषमा और उन्हें किडनी दान देने वाला डोनर दोनों स्वस्थ हैं और दोनों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। सुषमा और किडनी दान करने वाले को 1 हफ्ते तक डॉक्टरों की गहन निगरानी में रहना होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 7 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं, जबकि 16 सीटों पर नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। यूपी के मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। बाहुबली अतीक अहमद को कानपुर कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह अंसारी मऊ जिले की मोहम्मदाबाद सीट से उम्मीदवार होंगे। वहीं BSP के बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाई हसनुद्दीन सिद्दीकी बांदा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे।